नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना छात्रों को एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगी जहां वे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर और मैगजीन्स को पढ़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के लिए रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल प्रकाशन तक केंद्रीकृत पहुंच के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी। देखिए इसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस बार की इंपॉर्टेंट योजना होगी। निश्चित रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में एग्जामिनेशन में भी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए 6000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। केंद्र या राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के R&D संस्थान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से इस पहल का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत देश के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साझा डिजिटल मंच के माध्यम से विश्वस्तरीय रिसर्च मटेरियल और वैज्ञानिक लेखों तक एक्सेस यानी पहुंच प्रदान करना है। वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शोध सामग्री तक पहुंच की व्यवस्था जटिल एवं असमान है। संस्थानों को रिसर्च सामग्री के लिए अलग अलग मंत्रालयों के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय संघों और व्यक्तिगत सदस्यताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा संसाधनों का दोहराव, वित्तीय बोझ और गुणवत्ता सामग्री की सीमित पहुंच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के अधिकांश संस्थानों उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से वंचित रह जाते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराया जाएगा जहां वे 13,000 से अधिक इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल और मैगजीन्स को आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रयास किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि भारत सरकार का पूरा फोकस इनोवेशन पे है, नवाचार पे है। आने वाले समय में इनोवेशन के माध्यम से देश के डेवलपमेंट जितना योगदान हो सकता है पूरा प्रयास सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट स्क्रैप विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ फ्यूल्स। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑयल और एयर टरबाइन फ्यूल यानी जेट ईंधन, डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर 30 महीने पुराने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर को समाप्त कर दिया। अब देखिए, बात कर लेते हैं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है, चर्चा में है। विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर लगाए जाने वाला एक हायर टैक्स है जब उद्योग को विभिन्न वैश्विक और जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक घटनाओं के कारण अप्रत्याशित और औसत से अधिक प्रॉफिट का अनुभव होता है जो इंडस्ट्री के कंट्रोल से बाहर होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विंडफॉल मुनाफे में एक नाटकीय और अप्रत्याशित वृद्धि को संदर्भित करता है। दूसरी ओर टैक्स का अर्थ इस नाटकीय आय वृद्धि पर लगाया गया अधिरोपण है। सरकार यह कर तब लगाती है जब उसे किसी इंडस्ट्री के राजस्व में अचानक वृद्धि नजर आती है। उदाहरण के लिए हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध से तेल और गैस इंडस्ट्री को अपने मुनाफे में अचानक वृद्धि का फायदा मिला है, इसलिए सरकार ने उन इंडस्ट्री पर यह विंडफॉल टैक्स लगाया है जिनके मुनाफे पर उक्त घटना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, भारत में क्रूड ऑयल ONGC तेल कंपनियों पर ये विंडफॉल टैक्स का प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, रूस और यूक्रेन में मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। परिणाम स्वरूप भारत में तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए असाधारण प्रॉफिट कमाया है। और बात करें गेल, ऑयल इंडिया, ONGC सबसे अधिक राजस्व एकत्र करने वालों में से एक हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पर नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और ये स्पेसिस सेक्शन की न्यूज जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि साइंटिस्ट गैदर टू डिकोड पजल ऑफ वर्ल्ड्स रेयरेस्ट व्हेल। न्यूजीलैंड में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञों के एक छोटे ग्रुप ने दुनिया की सबसे दुर्लभ एवं रहस्यमय प्रजातियों में से एक कुदाल दांतेदार व्हेल का अध्ययन करना शुरू किया है। अब तक केवल 7 कुदाल दांतेदार व्हेल देखी गई हैं। उनमें से किसी को भी जीवित नहीं देखा गया है। माना जाता है कि कुदाल दांतेदार व्हेल दक्षिण प्रशांत महासागर के डीप वाटर यानी गहरे पानी में निवास करती है और अपनी अत्यधिक यानी एक्सट्रीम डाइविंग एबिलिटीज यानी अत्यधिक गोताखोरी क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ये
एक विशेष स्पेसीज है, क्वेश्चन पूछ सकता है, चर्चा में है, तो इस पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 2 पर। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर टू फॉर्मुलेट स्ट्रिक्टर नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स ऑन एक्सेसिबिलिटी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में नॉन नेगोशिएबल यानी गैर पराक्रम और मिनिमम कोर एक्सेसिबिलिटी रूल्स इन कंप्लायंस तैयार कर रही है। अब बात करते हैं इस कंसल्टेशन यानी परामर्श के ऊपर। इमारतों एवं डिजिटल पोर्टलों में बाधा मुक्त वातावरण के लिए अदर मिनिस्ट्री, राइट बॉडीज और स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन यानी परामर्श से नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब इसके इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन पर बात करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट उपायों में नॉन कंप्लायंस के लिए बड़े जुर्माने, दंड और पूर्णता प्रमाण पत्र रोकना शामिल है। अब इसमें क्या इनिशिएटिव्स है उसको इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 13 भारतीय भाषाओं में एकीकृत ब्रेल लिपि के लिए मानक भारतीय ब्रेल कोड ड्राफ्ट का शुभारंभ है और ये सुगम भारत यात्रा या सुगम स्कीम शुरू की गई थी दिव्यांगों के लिए, तो वहीं से ये है सुगम भारत यात्रा, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुगमता का आकलन और रेटिंग करने के लिए प्रमुख शहरों एवं कस्बों की यात्रा करेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मणिपुर फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू इनर लाइन परमिट एज 29 अरेस्टेड। मणिपुर सरकार ने आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया, क्योंकि 29 लोगों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आईएलपी जारी किया गया था। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो कुछ प्रोटेक्टेड राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों को लिमिटेड पीरियड यानी सीमित अवधि के लिए इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है इनर लाइन परमिट का किसके अंतर्गत ये लागू किया जाता है, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत प्रारंभ ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लाया गया था ये आईएलपी का कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है आईएलपी का। अब पूर्वोत्तर भारत में सेफ गार्ड ट्राइबल कल्चर यानी आदिवासी संस्कृतियों की रक्षा करना है, आईएलपी का उद्देश्य बन गया है। पर्यटन और लंबी अवधि के प्रवास के सहित कई प्रकार के आईएलपी हैं। पर्यटकों के लिए आईएलपी आमतौर पर नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। जिन राज्यों को परमिट की आवश्यकता होती है वे हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तीसरा है नागालैंड, चौथा मणिपुर। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल है। न्यूज ये है कि इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति कमेंसेस इन बेंटोन कैंप मलेशिया में शुरू की जा रही है। इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण आज मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ। अब देखिए, ज्वाइंट एक्सरसाइज से क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 पीटी में क्वेश्चन पूछा था मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है। अगर किसी स्टूडेंट को यह पता होता कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ किया जाता है तो वो क्वेश्चन आसानी से सही हो जाता। तो इसलिए एक्सरसाइज को कवर करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहा है और निश्चित रूप से इस बार भी पूछने की संभावना है। यह अभ्यास 2 से 15 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जाना है। 78 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट, अब इस क्वेश्चन पूछ सकता है किस रेजिमेंट ने भाग लिया इसमें, तो आपको पता होना चाहिए महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। मलेशियाई दल का प्रतिनिधित्व रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। ज्वाइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एक वर्ष मलेशिया में किया जाएगा तो दूसरे वर्ष भारत में। इस बार मलेशिया में किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष भारत में किया गया था। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अब देखिए, यूपीएससी यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है किस उद्देश्य के तहत ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देशों के द्वारा संपन्न होती है, तो ये यूनाइटेड नेशन मैंडेट के चैप्टर नंबर 7 को याद रखिएगा। एक ऑप्शन वहां होगा ताकि आप क्वेश्चन सही कर पाएं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ओवर 94 लाख कैंडिडेट ट्रेंड अंडर पीएमकेवीवाई सिंस 2019-20। यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत करीब 94 लाख उम्मीदवार को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब देखिए, एक योजना सरकार की पीएमकेवीवाई के नाम से चलती है, वो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब दूसरी और आ गई है PMKVY 2, इसको बोलिए आप, ताकि किसी भी तरह के भ्रम से बचिए। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक फ्लैगशिप स्कीम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो MSDE के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री संबंधित यानी उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहायता मिलेगी। प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस यानी पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी पूर्व शिक्षण की मान्यता के अंतर्गत उनका मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा ताकि वो सक्षम हो सकें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये सर्टिफिकेशन कहाँ काम आते हैं? बैंक से लोन लेने के और सरकार की और भी तरह तरह की बेनिफिट प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया रिकॉर्ड्स 45 सर्ज इन FDI टू $29.79 बिलियन इन अप्रैल टू सितंबर। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 45% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जो $29 बिलियन यानी 29 अरब डॉलर से अधिक है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार FDI से लाभान्वित होने वाले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन शामिल हैं। FDI के ऊपर UPSC लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है, तो फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। FDI फ्लो यानी FDI प्रवाह से अर्थव्यवस्था में बेहतर तकनीकी के साथ साथ अधिक इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। उदाहरण के रूप में अगर एप्पल कंपनी भारत में अपना यूनिट, अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, तो न केवल टेक्निक मिलेगी भारत को कि कैसे एप्पल फोन बनाया जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ भारतीय इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, वर्कर्स को मिलेगा, जो MBA किए हैं उनको मैनेजमेंट के लिए रोजगार मिलेगा। तो तरह तरह के फायदे होते हैं FDI के, तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों, आज के HOD अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।